जन्नत गुल के चरमी जूतों ने उसका चेहरा खासा बिगाड़ दिया था। वो गजबनाक अंदाज में जन्नत गुल के बेहोश जिस्म की तरफ बढ़ा, मगर सिबगतुल्लाह की दुरुस्त आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। सिबगतुल्लाह ने तसलसल के साथ कई तहकमाना फिक्रे अदा किए, लेकिन कंदूर खान ने उनका तर्जुमा नहीं किया। वो खामोश हुआ तो कंदूर खान ने मुझे अपना बयान जारी रखने के लिए कहा। जन्नत गुल बिलाशुबा एक नडर और बेबाक लड़की है। मैंने उसकी जायज तारीफ से अपना सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, लेकिन मेरे बारे में इसने जो कुछ कहा वो एक शर्मनाक अफसाने से ज्यादा नहीं है। ये दुरुस्त है कि पाइंदा गुल ने मुझे अगवा करवाया था। अब्दुर्रहीम खान ने मुझे अपने घर में महबूस रखा था और वहां मैंने पहली बार जन्नत गुल को देखा था। ये इसी घर में छोटे खान के साथ रहती थी। मैं अलग कमरे में बंद रहता था। चंद मुलाकातों के अलावा हमारे दरमियान कोई दूसरा रिश्ता या ताल्लुक मौजूद नहीं था। वो किसी चिंगारी या बादरानी की औरत बनने से मर जाना बेहतर समझती है, इसलिए उसने ऐसी कहानी तराशी है जिसका नतीजा उसकी मौत की सूरत में निकलेगा। अगर वो अब्दुर्रहीम खान के साथ रहती थी तो फिर उसने उसका खून क्यों किया? कहा जाता है कि जन्नत गुल ने वो खून तुम्हारी मौजूदगी में किया था। जिरगे की तरफ से सवाल किया गया। जन्नत गुल बेहोश थी और उसकी तरफ से मेरे बयान में मुदाखलत का कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैंने इख्तिसार की नीयत से कहा, कत्ल मेरी मौजूदगी में जरूर हुआ मगर मेरे सामने नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में बंद था। मैंने उन दोनों के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनी थी। शायद वो किसी बात पर लड़ रहे थे, लेकिन उनकी बोली मेरी समझ से बाहर थी। फिर एक फायर हुआ और चीख की आवाज आई। कोई फर्श पर गिरा। उसके बाद सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद जन्नत गुल ने मेरे कमरे का ताला खोलकर बताया कि अब्दुर्रहीम खान मर चुका था। वो फ्लैट से फरार हो रही थी। उसने मुझे भी आजाद कर दिया और मैं वहां से निकल खड़ा हुआ। हो सकता है कि जन्नत गुल ने छोटे खान को मारा हो। यह भी हो सकता है कि उसका कोई साथी पहले ही छोटे खान को मारकर मेरी लाइलमी में भाग निकला हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम यरगमाली बनाए गए तो किस्सा कुछ और था। जिरगे की तरफ से अगला सवाल किया गया, तुम भागे या तुम्हें छोड़ा गया? वो किस्सा वहीं निमट गया। फिर तुम्हें दोबारा अगवा करके यहां लाने की क्या सूरत पेश आई? यह सरदार सिबगतुल्लाह को मालूम है। वो हमें लाने वालों का सरखेल था। मैंने कहा, सरदार फरीक नहीं बनाया जा सकता। सवाल तुमसे किया गया है, इसका जवाब तुम ही दोगे। पाइंदा गुल चाहता था कि मैं जन्नत गुल को तलाश करके गालान लाने में उसकी मदद करूं। क्यों? जिरगे के एक रुकन ने उस बारीक नुक्ते को पकड़ लिया था और मुझे वहशत होने लगी थी। वो जन्नत गुल से अपने भांजे के खून का बदला लेना चाहता था। उसे यकीन था कि छोटे खान को जन्नत गुल ने मारा है। क्या यह काम वो अपने आदमियों से नहीं ले सकता था? मुझसे वो चुभता हुआ सवाल पूछा क्या? इसका जवाब वही दे सकता था। उसने बताया था कि चिंगारी दूर से पहचान लिए जाते हैं, इसलिए वो जन्नत गुल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं आसानी से उसे घेर लूंगा। तुम ही क्यों? इस काम के लिए काबुल में किराए के आदमी मिल सकते थे। तुम लोगों को किस मकसद के लिए सैकड़ों मील दूर से उठाकर लाया गया था? पाइंदा गुल ने तुमसे तखलिया में क्या राजो नियाज किए थे? जरगे के उस रुकन ने मुझे सख्त इम्तिहान में डाल दिया था। सिबगतुल्लाह ने मेरे साथ जो कुछ तय किया था, बात उन हदूद से तजावुज कर रही थी। जन्नत गुल के बारे में फैसला करने के लिए वो सवाल कलीदी अहमियत रखता था और मुझे इल्म नहीं था कि सिबगतुल्लाह जवाब में मेरी जुबान से क्या सुनना पसंद करेगा। चंद सानियों के लिए मेरा ज़हन चकरा कर रह गया था। क्या कहूं, क्या ना कहूं? मैं एक बुनियादी झूठ बोल चुका था। अब उसे निभाने की बारी थी। मेरे सामने सिर्फ एक बात वाज़ेह थी कि सरदार सिबगतुल्लाह हर कीमत पर जन्नत गुल को जिंदा रखकर अरसला खान की बीवी बनाना चाहता था, और ये इसी वक्त मुमकिन था जब जन्नत गुल का दामन बिल्कुल बेदाग साबित होता। अगर मैं ये एतराफ़ कर लेता कि पाइंदा गुल ने भी इस कहानी पर बात की थी जिसे मैं झूठ करार दे चुका था, तो मेरा वो जवाब कि जन्नत गुल ने किस बादरानी की बीवी बनने से बचने के लिए मौत के रास्ते का इंतखाब किया था, गलत साबित हो जाता। जिरगे को यकीन हो जाता कि जन्नत गुल ने वो कहानी फिलबदी नहीं तराशी थी, बल्कि इसकी कुछ न कुछ बुनियाद थी, और पाइंदा गुल को भी इन किस्सों की सुनगुन मिल चुकी थी। वो बात तय हो जाने के बाद जन्नत गुल को इल्जाम से बचाना नामुमकिन हो जाता और जन्नत गुल के साथ ही हम चारों की जानें भी खतरे में पड़ जाती। मेरी खामोशी से सिबगतुल्लाह ने मेरी उलझन भांप ली। उसने कहा, इस वक्त जिरगे के सामने जन्नत गुल की पारसाई का मामला दरपेश है। शायद इसी मकसद के लिए अब हमने भटकना शुरू कर दिया। मेरा हर सवाल बहुत आम है। मुझे बंद रास्ते पर लाने वाले रुकन ने कदरे बरहमी से कहा, डैनी कह चुका है कि जन्नत गुल ने सरदार सिबगतुल्लाह के इरादों से वाकिफ होने के बाद मरने का इरादा करके कहानी गढ़ी है। अगर पाइंदा गुल की जिंदगी में यह सवाल उठाया गया था तो गवाह झूठा साबित हो जाता है। वो इन्हीं कतूत पर सोच रहा था जो मुझे खौफजदा कर रहे थे। फलक शेर खान, जिरगे में से एक और आवाज उभरी, सरदार सिबगतुल्लाह का ख्याल दुरुस्त है। तुम मामला सुलझाने की बजाय उलझाने की कोशिश कर रहे हो। अगर जन्नत गुल बदकार होती तब भी पाइंदा गुल को कैसे पता चल सकता था कि ऐसी कोई बात हुई? वो खुद सर और जिद्दी आदमी था। जरा जरा सी बात को अना का मसला बना लिया करता था। हो सकता है कि इन चारों को यहां लाने में भी उसकी ऐसी ही कोई जिद कार फरमा रही हो। यह फलक शेर खान पर इल्जाम है। झरके से उठने वाली तीसरी आवाज से बरहमी मुतरशे थी। फलक शेर की पाइंदा गुल से गहरी दोस्ती थी, तो इससे कड़वी बाज पुरुष करने का हक नहीं छीना जा सकता।
जिनके खैर रुकन को अपनी अपनी स्वाबदीद के मुताबिक हकीकत का कोई लगाने का पूरा पूरा इख्तियार है। इसकी जुबान बंदी नहीं की जा सकती। जहरीली बातें मत करो वरना यहाँ लाशें गिर जाएंगी। जिरगे में एक शख्स जोश में आकर उठ खड़ा हुआ। हमें जल्द से जल्द कोई फैसला करना है। जिरगे का हर आदमी फलकशेर खान की तरह बाल की खाल निकालता रहा तो हम कहीं कह नहीं रहेंगे। ये जुबान बंदी नहीं अक्लमंदी की राह है जिस पर चलना सबका फर्ज है। फिर बहुत से अराकीन एक दूसरे पर बोलने लगे और तकरीबन सभी अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके लहजों में तेजी थी और वो ऊंची आवाजों में बोल रहे थे। फिजा बहुत खतरनाक हो गई थी। जनरल कुली इस वक्त भी बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसे खींचकर एक कोने में ले गई थी और उसका सर अपने जानों पर रखकर होले होले सहरा रही थी। किसी ने भी गौरजान को रोकने या टोकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उसके चेहरे से ममता का कर्ब झलक रहा था और पुरुमीद निगाहें अपनी बेटी के चेहरे पर मरकूज थी। इधर जिरके के अराकीन में तल्ख कलामी बढ़ती ही चलेगी। कई उसीले मुज्जिजीन ने अपने बदन पर सजे हुए आतिशी हथियार अपने हाथों में ले लिए। रफ्ता रफ्ता उस तकरार ने चीखो पुकार या शायद गाली गलोच की सूरत इख्तियार कर ली। फिर अचानक ही किसी ने मुश्तिल होकर 2 हवाई फायर कर दिए। बारूद की बू और सुरमई धुएं की लहराती हुई लकीरें, छूटती हुई गोलियां भूस की छत फाड़ कर ऊपर निकल गईं। जवाब में बैक व कई और हथियार भी गुनगुना उठे। नमावर बाद वो सब एक दूसरे पर आंखें निकालकर गुर्राते हुए हवाई फायरिंग कर रहे थे और फिजा में धुआं भरता जा रहा था। सूरत हाल बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। छत की तरफ उठी हुई आग उगलती हुई बेरहम नालों का रुख किसी भी लम्हे कुशादा छातियों की तरफ हो सकता था। सरदार सिबगतुल्लाह गुस्से में दहाड़ता हुआ अपनी मसनद से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में न जाने क्या तासीर थी कि फायरिंग का सिलसिला फौरन ही मौकूफ हो गया। जिनके के चंद लोगों ने शिकायती लबो लहजा में सिबगतुल्लाह से कुछ कहा। उसने तेवर बदले बगैर उन्हें जवाबात दिए और फिर बिगड़े हुए तेवर सुधरने लगे। रफ्ता रफ्ता जिरगे के अराकीन ने अपनी जगह संभालनी शुरू कर दी। चंद सानियों तक फिजा में उन सब की हल्की आवाजों की भनभनाहट गूंजती रही। फिर फलकशेर खान ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मेरी बात का जवाब दो। पाइंदा गुल ने तन्हाई में तुमसे क्या बातें की थी? कंदूर खान से फलकशेर खान के सवाल का तर्जुमा सुनकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि बिगड़ी हुई सूरत हाल को संभालने के लिए सिबगतुल्लाह को अपने हरीफों का हक तस्लीम करना पड़ा था। जिरगे में हड़बूंग और अफरा तफरी फैलने के बावजूद मेरे सर पर मुसल्लत सवाल नहीं टाला जा सका था। इन लोगों की बाहिमी तकरार की वजह से मुझे इस बारे में सोचने का मौका मिल गया था। इसलिए दूसरी बार मैंने ज्यादा वक्त लिए बगैर कहना शुरू कर दिया। बात बहुत अजीब सी थी। मैं उसका जिक्र जुबान पर लाकर मरहूम पाइंदा गुल के रूह को शर्माने से गुरेज कर रहा हूँ। अब मजबूर कर दिया गया हूं तो बोलना पड़ रहा है। तुम पाइंदा गुल की रूह के शर्माने की फिक्र न करो, फलकशेर खान ने तलखी से कहा। उसकी हमदर्दी में यहां अब तक जो कुछ कहा गया है वो कालीन में लिपटे हुए जूतों से कम नहीं था। तुम्हारे बयान से इसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी क्योंकि तुम बाहर के वासी हो। तुम बेफिक्र होकर अपनी बात कह जाओ। सिबगतुल्लाह ने अपनी मसनद पर पहलू बदलकर जरा जोर से खनकारा। मैंने लम्हा भर के लिए उसकी तरफ गर्दन घुमाई तो वह अपनी दोनों मुठियां पीछे छत में पैदा हो जाने वाले शिगाफों को घूरे जा रहा था। वो चाहता था कि मैं जन्नत गुल को तलाश करके गालान लाऊं, फिर उससे शादी करने का दावेदार बन जाऊं। मेरे वो अल्फाज हर एक के लिए धमाका खेज साबित हुए और वहां एक बार फिर तहय्युर ज़दा सरगोशियाना आवाजें फैलने लगी। सरदार सिबगतुल्लाह भी शदीद हैरत और बेयकीनी से मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर झल्लाहट और तशवीश के बजाय फतेहमंदाना से मुस्कुराहट नाचने लगी थी। वो जन्नत गुल को हलाक करके उससे छोटे खान के खून का बदला लेना चाहता था और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी और जन्नत गुल की शादी का आरज़ूमंद था। तुम ये क्या बक रहे हो? फलकशेर खान, ये बात कोई नहीं समझ सकेगा, इसीलिए मैंने अपनी जुबान बंद रखी हुई थी। मैंने मुतासवाना लहजे में कहा। उसने मुझसे खुलकर बातें की थी। उसके कर्ब की इब्तिदा इस वक्त हुई जब उसको कमजोर और बूढ़ा समझकर गालान की औरतों ने छोटे खान की मैयत पर गिरिया और मातम किया था। उन्होंने मरने वालों को लावारिस समझकर पाइंदा गुल की तजलील की थी। वो अपनी साख बिगड़ने पर अफसुर्दा होने के साथ साथ बरहम भी था। उसने अपनी साख बहाल किए हुए अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से दस्तबरदार होकर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। उसे बुरी तरह एहसास हुआ था कि अपनी रियाया पर उसकी गिरफ्त कमजोर हो गई है। अपने जाहो जलाल की बहाली के लिए वो अब्दुल रहीम खान की कातला को गालान लाना चाहता था, मगर उसके दिल में अपनी बेटी के लिए नरम गोशा भी मौजूद था। उसने मुझे समझाया था कि जब जन्नत गुल को मुजरिम करार देकर मौत की सजा दी जाए तो मैं उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करूं, साथ ही उसकी तरफ से छोटे खान का खून बहा देने की पेशकश करूं। वो 5 लाख के खून बहा का मुतालबा करे और मैं उसे फौरन मान लूं। ये रकम वो मुझको खुफिया तरीके से खुद ही फराम करता और मैं खुले जिरगे में रकम उसके हवाले करके जन्नत गुल को हासिल कर लेता। इस तरह उसकी साख बहाल हो जाती और जन्नत गुल भी मौत के चुंगल में जाने से बच जाती। मगर तुम शादीशुदा हो? अपने सवाल का जवाब आने पर फलकशेर खान बहुत ज्यादा नादिम नजर आने लगा था। तुमने ये बात कैसे मान ली? चिंगार वैली में इंतकाम या खून बहा का कानून राइज होने के बावजूद खून बहा लेने या देने की कोई रवायत नहीं रही है। फिर 5 लाख की रकम पूरी वादी में कोई नहीं दे सकता था। मैंने अपनी कहानी का ताना बाना इन बातों के गिर्द बुना था जो मैं सुनता चला आया था, इसलिए मैंने इत्मीनान से कहा,
मेरी बीवी भी यहाँ मौजूद थी। मैंने पाइंदा गुल से सब कुछ कहा, मगर वो अन्नापरस्त और जिद्दी आदमी था। अपने सर में समा जाने वाली हर बात को हर कीमत पर पूरा करना चाहता था। उसने कहा कि मैं एक नहीं बल्कि 4 शादियों का हक रखता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी बात मान लेने की सूरत में वो मुझे 5 लाख का खुफिया इनाम भी देता। एक तरफ जन्नत गुल जैसी हसीनो जमील दुशीसा और 5 लाख के साथ बाइज्जत आज़ादी का रास्ता था। दूसरी तरफ हम चारों की हादसाती मौत का खतरा था। मुझे उसकी ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। यह और बात है, फिर हालात बदलते चले गए और उसकी सोची हुई कोई बात पूरी ना हो सकी। मैं दोबारा उससे नहीं मिल सका। शाबाश, सिबगतुल्लाह की तहसीन अमेज आवाज गूंजी। तुमने इस हकीकत से पर्दा उठाया है जो मेरी आंखों से भी ओझल थी। किसी कातिल से खून बहा लेकर पाइंदा गुल यहाँ एक खतरनाक रवायत की दाग बेल डाल देता। पैसे वाले गरीबों को पीस कर रखते थे। जब चाहते इनके खून से होली खेलनी शुरू कर देते और मरने वालों के वारसों के मुंह पर रकम दे मारते। वो जिद्दी और अनापरस्ती नहीं, बला का मकार और खुदगर्ज भी था। उसकी नस्ल फना हो रही थी और वो दूसरों की नस्लें खत्म करने का भयानक मंसूबा बना रहा था। फिर वो जिरगे से मुखातिब हो गया। फलक शेर खान, तुमने अपने दोस्त के करतूत सुन लिए। तुम्हारा दिल भर गया या अब भी दबी हुई चिंगारियों को खरीदने का इरादा रखते हो? मुझे पाइंदा गुल से दोस्ती का ताना ना दो। फलक शेर खान ने शिकस्त खोरदा आवाज में कहा। जिरगे में बैठने के बाद कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। वो सिर्फ मुनसब होता है और इंसाफ के लिए सच्चाई को तलाश करना उसका फर्ज होता है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। मुझे इस पर कोई मलाल नहीं है। तुम्हारा बयान हो गया, अपनी जगह पर लौट जाओ। जिरगे के मुअम्मल तरीन रुकन की तरफ से मेरे लिए हदायत आई और मैं उस कड़े इम्तिहान में सुरखरू रहने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपनी जगह पर लौटा। इस बार कंदूर खान ने मेरा पीछा करने की बजाय सिबगतुल्लाह के मसनद का रुख किया था। जन्नत गुल की वल्दियत का फैसला हो चुका था। इस वक्त जिरगे के अरकान सर जोड़कर उसकी बेगुनाही और पाकबाजी के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जन्नत गुल कंदूर खान की लगाई हुई वहशियाना ज़र्ब के नतीजे में बदस्तूर बेहोश थी और उसकी गूंगी माँ एक अलहदा गोशे में उसे संभाले हुए बैठी थी। जगम खान किसी यतीम और लावारिस की तरह अकेला बैठा हुआ खाली खाली नजरों से इधर उधर देख रहा था। तुम बहुत गहरे निकले। मेरे वापस लौटते ही वीरा फट पड़ी। अगर पाइंदा गुल ने तुम्हें जन्नत गुल से शादी करने पर मजबूर किया था तो यह बात छुपाने की क्या जरूरत थी? तुम तो शादी से पहले ही उसे हासिल कर चुके थे। इस वक्त तुम्हें किसने रोक लिया था? जो शादी पर हमसे कोई तुम्हारे आड़े आता? खराफात से परहेज करो। मैं आंखें निकाल कर रो रहा। मेरे और जन्नत गुल के ताल्लुक के बारे में अब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। तुम देख चुकी हो कि ये इंतहा पसंद लोग जरा जरा सी बात पर वहशत और बर्बरियत के मुसाहरे पर उतर आते हैं। शादी वाली बात मेरे ज़हन की पैदावार है। पाइंदा गुल ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल इस बात को गनीमत समझो कि यहाँ सब कुछ सिबगतुल्लाह के मंसूबे के मुताबिक हुआ है। इसके प्रोग्राम में खलल पड़ता तो हम दुश्वारियों में घिर सकते थे। बिला वजह गुस्सा ना दिखाओ। वीरा मरूब हुए बगैर बोली। तुम्हारा रोल खत्म हो जाने के बाद अब कोई भी इधर मुतवज्जा नहीं है। कंदूर खान समेत हर शख्स अपने अपने धंधे में मसरूफ हो चुका है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुमने इस वक्त के ज़हनी दबाव में वो कहानी फिलफोर गढ़ी होगी। इसमें कुछ न कुछ हकीकत जरूर रही होगी। तुमने हम तीनों को अंधेरे में रखकर अपना खेल खेलने की जो कोशिश की है, इस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ मर्द को 4 शादियों का हक हासिल है। गजाला ने वीरा से मुखातिब होकर उदासी से कहा। कोई मर्द अपने इस हक को इस्तेमाल करने पर तुल चाहे तो औरत उसे किसी कीमत पर बाज नहीं रख सकती। तुम भी इसकी बातों में आकर बहक रही हो। मैंने हैरत और बेबसी से गजाला से कहा। मैं जिरगे के सामने पाइंदा गुल की असल बातें दुहराकर तबाही का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं कसम खा रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा वो मन गढ़ था। इसका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। तुम बिला वजह आजुर्ता हो रही हो। कसम खाने के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। सुल्तान शाह ने मुलामत अमेज लहजे में कहा। तुमने जो कुछ कहा वो हकीकत से बहुत करीब मालूम होता है। अना और फितरी मोहब्बत की जंग में उलझकर पाइंदा गुल सिर्फ वही फैसला कर सकता था जो तुमने सुना है। इस कहानी की सच्चाई का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिरगे के अराकीन भी इसे तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। खुशी की बात यह है कि अब पाइंदा गुल की जगह सिबगतुल्लाह मसनद नशी है और वो जन्नत गुल को अरसला खान की बीवी बनाने पर तुला हुआ है। पर वापसी के सफर में हमारी नफरी में इसका इजाफा हो सकता था। तुम पर लानत हो। मैं दांत पीसते हुए बोला। फिर वही राग अलापते जा रहे हो। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम दोनों मिलकर गजाला को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरी बात समझ चुकी है। मुश्किल यह है कि बाज़ औक़ात तुम पूरे एतमाद के साथ इतना मुदल्लल झूठ बोलने लगते हो कि सच और झूठ में तमीज करनी दुश्वार हो जाती है। गजाला ने फीकी और अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हारी कसम पर एतबार कर लिया, लेकिन जन्नत गुल 5 लाख की इनामी रकम के साथ मेरे ज़हन में पंजे गाड़े बैठी है। तुम इधर क्या लेने आ रहे हो? वीरा की गुस्सीली आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो जगम खान को घूर रही थी जो अपनी जगह छोड़कर हमारी तरफ चला आ रहा था। हर कदम के साथ उसके चेहरे के नकूश बंद और बिगड़ रहे थे। मैं अकेला बैठा बेजार हो रहा हूँ। गौरजान अपनी बेटी की तीमारदारी में लगी हुई है। इजाजत हो तो मैं भी तुम्हारे पास बैठकर अपने दिल का गुबार हल्का कर लूं। हमारे दुख कुछ एक जैसे ही मालूम होते हैं। वो मस्कीन सूरत बनाकर बोला। खबरदार जो हमें अपने साथ मिलाया। सुल्तान शाह घुराया। हम में से कोई जाली बाप नहीं है।
वो आहिस्तगी से हमारे साथ आ बैठा और मुआज़रत ख़ान अल-आज़म बोला, मेरा यह मकसद नहीं था, मेरा इशारा खिसारे की तरफ था। हम लोगों का मुसावी नुकसान हुआ है, इन जिल्लतों और सोबतों के नतीजे में कुछ भी हाथ नहीं आ सकेगा। तुम किस नुकसान का रोना रो रहे हो? वीरा ने उसकी तरफ देखते हुए तंजिया अल-आज़म ने कहा, काबुल में मुझे जन्नत गुल की शादी के एवज 5 लाख आसानी से मिल सकते थे। उजारा गई तो मेरी रकम मारी जाएगी और तुम तो पाइंदा गुल के मरने के बाद इनाम की रकम से महरूम ही हो चुके हो। उसने भी तुमसे इतनी ही रकम का वादा किया था। क्या यह अजीब इत्तेफाक नहीं है? उसकी आवाज से हसरत झलक रही थी। तुम लवल्द और जिंदगी के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो, तुम्हें रकम की आवाज क्यों है? सुल्तान शाह ने पूछा। रकम की किसी जरूरत नहीं होती। उसकी आवाज बदस्तूर हसरत ज़दा थी। काबुल में 10-5 हजार के बगैर आदमी इज्जत से मर भी नहीं सकता। अच्छा कफन मिलता है, ना साफ सुथरी कब्र, बाद में फातिहा दुरूद भी नहीं होता। रकम हाथ आ जाती तो 1 लाख में मेरी टांग ठीक हो सकती थी। जन्नत गुल किसी की भी औलाद हो, लेकिन उसे मैंने पाला पोसा है। अब मैं अपने परवान चढ़ाए हुए पौधे के समर से बिल्कुल महरूम रह जाऊंगा। वो मुझसे मुफ्त में छीन ली जाएगी। हमने सुना है कि जन्नत गुल की तालीम और तरबियत के लिए पाइंदा गुल तुम्हें वजीफा देता था। सुल्तान शाह ने कहा। कौन सा एहसान करता था? वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। आखिर उसी की औलाद थी। देख लो कि मैंने वो रकम बर्बाद नहीं की। उसे बेहतरीन तालीम दिलाई, जंगी फनून की तरबियत दिलाई। उसने अपने से कई गुना ताकतवर शिंगारी की जो दुर्गत बनाई, उस पर सब ही अंगुश्ते बदनदार रह गए थे। वो बेगैरत ही नहीं, ठीठ भी था। शर्म से जमीन में गड़ जाने के बजाय ऐसे इत्मीनान और बेतकल्फी से बातें कर रहा था जैसे उसकी नजर में तलख हकाए की कोई अहमियत ही ना हो। मैं कोशिश के बावजूद खुद को उससे बात करने पर आमादा नहीं कर सका। मुझे उसकी सूरत ही से खवासत टपकती नजर आ रही थी। आखिरकार जिरगे के सबसे बूढ़े शख्स ने बोलना शुरू कर दिया। हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। सरदार सिबगतुल्लाह का चेहरा यकलक तारीख पड़ गया। सफेद बालों वाला कह रहा था, दोनों का बयान बराबर है। एक का एतराफ और दूसरे का इनकार इंसाफ के लिए नाकाफी है। तीनों औरतों को यहां से भेज दिया जाए। हम जन्नत गुल के होश में आने का इंतजार करेंगे। इससे पूछगछ के दूसरे दौर के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। मेरे लिए वो ऐलान गैर मुतवक्का ही नहीं, सनसनीखेज भी था। सिबगतुल्लाह जिरगे के अराकीन पर अपनी मर्जी थोपने में नाकाम रहा था। पता नहीं वो लोग जन्नत गुल से मजीद क्या पूछना चाह रहे थे। बूढ़े ने वीरा और गजाला को वहां से भेजने की हिदायत देकर बात को मजीद उलझा दिया था। मर्दाना महफिल में चाहे जन्नत गुल से ज्यादा ही खुली खुली बातें होने वाली थी। जिरगे की हिदायत पर कंदूर खान सरगर्म हो गया। एक शिंगारी हमारे सरों पर मुसल्लत हुआ। वो वीरा और गजाला को अपने साथ लेकर गौरजान की तरफ गया। फिर उन तीनों औरतों को दरबार हाल से बाहर लेता चला गया। 2 शिंगारियों ने जन्नत गुल के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जल्द अज जल्द होश में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। थोड़ी देर बाद जन्नत गुल होश में आते ही बिदक कर कालीन से उठी थी, लेकिन तेवरा कर दोबारा वहीं बैठने पर मजबूर हो गई। वो फटी फटी नजरों से चारों तरफ देखे जा रही थी। चंद सानियों बाद उसकी असाबी कुव्वत बहाल हुई तो शिंगारियों ने उसे उसके कदमों पर खड़ा करके कुछ कहा। जन्नत गुल और उन दोनों के दरमियान चंद मुकालमाती तबादला हुआ। फिर जन्नत गुल जिरगे की तरफ चल दी। शायद उसे ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सका था। झूठ और सच एक दूसरे में गड्ढमड होकर रह गए हैं। जन्नत गुल के पूछने के बाद जिरगे में से एक शख्स नरमी से बोलने लगा, किसी फैसले पर पहुंचने के लिए हम तुमसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। मैं तैयार हूं। जन्नत गुल ने अपने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते हुए कहा, वादी का नवाज आजम तुम्हारी कलाई की धड़कती हुई रग पर उंगलियां रखकर सच और झूठ का फैसला करेगा। उस शख्स ने कहा, जब औरत कोई खता करती है तो उसके सांसों में एक और धड़कन जन्म लेती है। शिंगार वैली का नवाज दोहरी धड़कन को पहचानने में यदतूला रखता है। अब वही सच और झूठ का फैसला सादर करेगा। जन्नत गुल के चेहरे पर वहशत लहराने लगी। उसे मेरी नब्ज में मेरे दिल की धड़कन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसने तेजी से कहा, मैं दूसरी धड़कन से छुटकारा हासिल कर चुकी हूँ। शहरों के लिए ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। इस तरह तुम कभी भी इंसाफ नहीं कर सकोगे। मैं गुनाहगार थी। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो मान लो, यही इंसाफ होगा। यानी तुमने उसका खून कर दिया। उसने हैरत और तेजी के साथ पूछा, इस तरह बात वाज़ेह हो सकती है तो तुम यही समझ लो। जन्नत गुल ने आहिस्तगी से कहा, फिर तुम एतबार के काबिल नहीं हो। वो एकदम ही तैश में आ गया। कौरजान भी यही कर सकती थी। वो पाइंदा गुल के गुनाह का हर निशान मिटा सकती थी। उसने ऐसा किया होता तो आज यहाँ ये जिरगा मुनअक्कद करने की जरूरत पेश नहीं आती। कोई औरत अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। जो ऐसा करे उसके कौलो फेल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने अपनी बातों से खुद को किसी एतबार के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वादी के बासियों को जलील और रुसवा करना है। हम तुम्हारे एतराफ को मुस्तरद करते हैं। यह सरासर झूठ है कि तुमने पाइंदा गुल के यरगमाली की खलवत में रसाई हासिल की थी। यरगमाली खुद इनकारी है। तुम नाकाबिले एतबार हो और यही हमारा फैसला है। पहले जिरगे की कार्रवाई रींग रींग कर आगे बढ़ रही थी। फैसला होने का वक्त आया तो बात इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि सब शश्तर रह के लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी। दरबार हाल की फिजा में मिली जुली आवाजें गूंजने लगी। सिबगतुल्लाह का चेहरा मुसर्रत से दमक उठा। जन्नत गुल गुस्से और मायूसी के आलम में पश्तो और अंग्रेजी में चीख रही थी और उसे होश में लाने वाले दोनों चिंगारी उसे कुशा कुशा दरवाजे की तरफ लिए जा रहे थे।
मैं अकल और दानिश की फतेह पर जिरगे वालों को मुबारकबाद देता हूँ। सिबगतुल्लाह ऊंची आवाज में अपनी बोली में कह रहा था और कंदूर खान मुसर्रत भरी आवाज में मुझे बता रहा था। पाइंदा गुल की बेटी को पाकबाज करार देकर जिरगे ने अपनी धाक बिठा दी है। अब जन्नत गुल बादरानियों की अमान में रहेगी। मैं अरसला खान का वारिस हूँ। मैंने उसकी तरफ से जन्नत गुल को मांगने में पहल की है। अब ये उसी की बीवी बनेगी। मैं फिर कह देता हूँ कि अरसला खान के मामले में पाइंदा गुल ने बदनीयती की थी। वो हर कीमत पर अपने भांजे को बचाना चाहता था, इसलिए उसने वादी के नवाज आजम की मदद नहीं ली। वो आ जाता तो अब्दुल रहीम खान और अरसला खान की नब्जे थाम कर एक पल में बता देता कि इन दोनों कवारों में से किसने जरताशा के साथ ज्यादती की थी। अरसला खान के साथ आज जैसा इंसाफ नहीं हुआ, उसके लिए अमान दी जाए। मैं सरदार हूं और इसका वारिस हूं। यह मेरी इंसाफ पसंदाना आरजू है, इसे पूरा होना चाहिए। यह बड़ी बात है कि तुम सरदार होते हुए भी उसे अमान देने का अपना हक इस्तेमाल करने के बजाय हमसे इल्तिजा कर रहे हो। सफेद बालों वाले मुअम्मर तरीन शिंगारी ने कहा। मैं जिरगे की तरफ से ऐलान करता हूं कि अरसला खान हमारा भाई है, उसके लिए पूरी वादी खुली है। उसे यह अमान मिलेगी। अब जिरगा खत्म होता है। देव पैकर शिंगारी झपट झपट कर एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। बहुत से लोगों ने सिबगतुल्लाह को घेर लिया और कंदूर खान हम दोनों को लेकर बाहर चल दिया। सिबगतुल्लाह की दिली मुराद पूरी हो जाने के बाद वहां हमारी कोई जरूरत बाकी नहीं रही थी। अलबत्ता ज़ैगम खान वहीं बैठा रह गया था। आज तुमने बाजी बिल्कुल उलट थी। कंदूर खान ने मेहमान खाने का रास्ता इख्तियार करते हुए मुसर्रत में सरगोशाना आवाज में कहा। बाहर आने जाने वाले शिंगारी कई दिन से काबुल की वो कहानी सुन रहे थे जो आज जन्नत गुल ने सुनाई है। दूसरे से कुछ कहे बगैर हम सब शर्मसार थे। हमें गुमान भी नहीं था कि जन्नत गुल इतना बड़ा झूठ बोल रही होगी। आज तुमने हर शिंगारी को फख्र से अपना सर ऊंचा करने का मौका दिया है। पादरानी तो आज खुशी में शराब से नहाएंगे। जन्नत गुल उनके कबीले को मिल गई है। यह बहुत बड़ी बात है। पाइंदा गुल और उसके बड़े बादरानियों को इस काबिल नहीं समझते थे। वो दोनों जन्नत गुल को कहाँ ले गए हैं? सुल्तान शाह ने उससे पूछा। अब वो बादरानियों की इज्जत है, वो गालान की बस्ती में रहेगी। उसे ले जाने वाले अरसला के भतीजे थे। और हमारा क्या बनेगा? वो किस्सा निमटने के बाद मुझे अपनी फिक्र लाहक हो गई थी। तुमने बहुत मर्दी से जिरगे का सामना करके सच बोला है। सरदार सिबगतुल्लाह तुमसे खुश हो गया होगा। अब तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ नहीं रोका जाएगा। तुम जब भी इस वादी का रुख करोगे, यहाँ के बच्चे बच्चे को अपना दोस्त बल्कि एहसान मंद पाओगे। सुबह तक जन्नत गुल की जहर फशानी के गिने चुने लोग ही वाकिफ थे, लेकिन जिरगे के बाद सबको मालूम हो जाएगा कि जन्नत गुल ने इनके लिए कैसी भयानक रुसवाई का सामान किया था। तुम हकीकत बयान न करते तो सब कुछ खाक में मिल जाता। वीरा और गजाला को तवक्का नहीं थी कि हम जिरगे से इतनी जल्दी वापस लौटाएंगे। वीरा ने अपनी फिक्रमंदी रफा करने के लिए शराब नोशी शुरू कर दी थी। गजाला मुंह लपेटे बिस्तर पर दराज थी। गौरजान वहां मौजूद नहीं थी। क्या फैसला हुआ? तुम लोग बहुत जल्द फारिग हो गए? हमें देखते ही गजाला ने बिस्तर छोड़कर पूछा। जन्नत गुल को झूठा करार दे दिया क्या? अब आज सब खुशियां मना रहे हैं। सुल्तान शाह ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि कंदूर खान हमें छोड़कर मेहमान खाने के दरवाजे से ही वापस लौट गया था। हम लोगों के आने के बाद वहां क्या हुआ था? वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। सुल्तान शाह उसे जिरगे की बकिया कार्रवाई के बारे में बताने लगा और मैं बिस्तर पर दराज हो गया।